नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक और अन्य जो भर्तियां होने वाली हैं उन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए उसके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को ये विदित होगा कि अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में आया था कि अभी तक व्यापम की जितनी भर्तियां रुकी हुई थी अब वो सब दिसंबर जनवरी माह में होंगी, तो अच्छे से आप लोग तैयारी को शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ फरवरी में तो आपका CGPSC प्रीलिम्स का भी एग्जाम होने वाला है ना। तो चलो फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडिन और स्वान, विर्चॉव, हुक और हैकल। चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि हु गिव सेल थ्योरी अर्थात कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडिन और स्वान, विर्चॉव, हुक और आपका हैकल। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस को आपको पढ़ने हैं और इसका आंसर बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको स्लाइडिन और स्वान नामक साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, चलो अब पहले तो हम लोग जानते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका जिसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या होता है? जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ये आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में किन्हें जानते हैं? कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, किन्हें जाना जाता है? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में सबसे पहले इन्होंने कोशिका को खोजा था। ठीक है, कोशिका की खोज किया था इन्होंने, कोशिका की खोज किया था। साथ ही साथ कोशिका क्या किया था? नामकरण किया था। इसलिए क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल बायोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या बता दिया? कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? रॉबर्ट हुक को माना जाता है। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज किया था। साथ ही साथ इन्होंने कोशिका का नामकरण किया था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सेल बायोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उसके बाद एक डेट आपको याद रखना है, 1839 1839 में स्लाइडिन और स्वान नामक साइंटिस्ट आए। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इस चीज़ को किसमें बताया? एक सिद्धांत के रूप में बताया। उसी सिद्धांत को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो मैंने क्या बताया आपका? 1839 में स्लाइडिन और स्वान नामक साइंटिस्ट के द्वारा सेल थ्योरी अर्थात कोशिका सिद्धांत दिया गया। अर्थात उन्होंने बोला कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जब सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू को क्या बोलते हैं? आपका ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऊतक बोलते हैं। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आपका टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन अर्थात अंग, है ना। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन अर्थात अंग का निर्माण होता है। जब अंग आपस में मिलेंगे तब शरीर का निर्माण होता है, पूरे बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए तो बोला जाता है कि कोशिका जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अगर आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी तो आपको बताना है सेल बताना है। ठीक है, तो जब कोशिका आपस में मिलेंगे तब ऊतक बनेंगे। जब ऊतक आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे। जब ऑर्गन्स आपस में मिलते तो फाइनली हमारे बॉडी का निर्माण होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर स्लाइडिन और स्वान। क्या क्या बता दिया? कोशिका जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था और उन्होंने कोशिका का नामकरण किया, इसलिए इसको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहते हैं। 1839 में स्लाइडिन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने कोशिका सिद्धांत दिया और इसका सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जब कोशिका आपस में मिलते हैं तो ऊतक बनते हैं। जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं और जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो बॉडी अर्थात हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका एक और नाम है, देखो आपका विर्चॉव। ठीक है, यहाँ पास एक और नाम है आपका विर्चॉव। तो विर्चॉव के बारे में ध्यान रखना। विर्चॉव ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो विर्चॉव जी ने कथन दिया। इन्होंने क्या बोला? ओमनी सेलुला
ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका एसीएफ के एग्जाम में पूछा गया है। ओमनी सेलुला ई सेलुला अर्थात प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो ये जो आपका कथन है, कथन बार बार आता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला को किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका रुडोल्फ विर्चो, पूरे नाम है आपका रुडोल्फ विर्चो के द्वारा कथन दिया गया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ होता है आपका प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है, बाकी रॉबर्ट हुक के बारे में तो बता दिया था, इसको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, देखो यहाँ पास एक और नाम दिया आपका अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, हैकल के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने जाति आवर्तन नियम का प्रस्ताव दिया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि जाति आवर्तन नियम का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है हैकल के द्वारा, जाति आवर्तन। ठीक है, जाति आवर्तन का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, ये आपका हैकल के द्वारा दिया गया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। बाकी सभी चीज़ों को याद रखना जो मैंने आपको बताया है। एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं क्या कहलाता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी शरीर या माइटोकॉन्ड्रिया, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी आपका क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए आपका, एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका लाइसोसोम। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइसोसोम में क्या भरे होते हैं, इसमें आपका हाइड्रोलाइटिक, इसमें हाइड्रोलाइटिक क्या भरे होते हैं, इसमें एंजाइम भरे होते हैं, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करती है, ये क्या करती है, जो आपका मृत कोशिका होती है, डेड सेल, जो मृत कोशिका होती है या जो वृद्ध कोशिका होती है, वृद्ध कोशिका उसको क्या करती है जी, उसको मारने का काम करती है। मृत कोशिका या वृद्ध कोशिका को क्या करती है, आपका मारने का काम करती है, मारने का काम करती है, ये आपको याद रखना है, मारने का काम करती है। मैंने क्या बताया, जो आपका लाइसोसोम है इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। ये करती क्या है, ये आपका मृत कोशिका या जो वृद्ध हो चुकी कोशिका होती है उसको मारने का कार्य करती है। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा हो कि सर ठीक है भाई, ये जो लाइसोसोम होता है ये मृत कोशिका या वृद्ध कोशिका को मारती है, तो हम इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब ये आपका लाइसोसोम होता है, जब लाइसोसोम आपका जीवित कोशिकाओं को भी मारने का काम कर देती है, जब लाइसोसोम जीवित कोशिका को भी मारने का काम कर देती है, तब उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आत्महत्या की थैली। क्यों, देखो, जब तक हमारे बॉडी में एंजाइम का संतुलन सही है, तब तक क्या करती है, जो आपका लाइसोसोम है वो मृत कोशिका या वृद्ध कोशिका को मारने का काम करती है। लेकिन जब हमारे बॉडी में एंजाइम का संतुलन बिगड़ जाता है तो एक्चुअल में लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये आपका मृत और वृद्ध हो चुकी कोशिका को मारती है। लेकिन जब एंजाइम का संतुलन बिगड़ेगा तब ये जीवित कोशिकाओं को भी मारने लग जाती है। यहाँ जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, ये क्या करने लग जाते हैं, आपका जीवित कोशिकाओं को भी मारने का काम करने लग जाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, तो एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं, आपका लाइसोसोम हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करती है, मृत कोशिका या वृद्ध कोशिका को मारने का काम करती है, पचाने का काम करती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब और क्या क्या चाहिए, देखो, राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं, राइबोसोम को आपका कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री से क्या बोलते हैं, कोशिका की, इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, इसको कोशिका का ट्रांसपोर्टेशन यूनिट, गोल्जी बॉडी को कोशिका का परिवहन यूनिट या ट्रांसपोर्टेशन यूनिट के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, इसे क्या बोलते हैं जी, कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। जैसे कि बात करता हूँ, जैसे कि देखो, ये मैं कोशिका बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से कोशिका दिखता है, ये मैंने कोशिका बना दिया, ये कोशिका हो गया जी। ठीक है, तो कोशिका में यहाँ पास
ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यही क्या होता है आपका लाइसोसोम होते हैं। और इसी लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं जो मृत कोशिकाओं को मारती है, उसको पचाने का काम करती है। लेकिन जब हमारे बॉडी में एंजाइम का संतुलन बिगड़ जाता है तो यहाँ जो भरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये मृत कोशिकाओं को मारने के बजाय जीवित कोशिकाओं को मारने लग जाती है ना। ये अगर जब एंजाइम का संतुलन बिगड़ता है हमारे बॉडी में तो लाइसोसोम का झिल्ली फट जाता है। फटने के कारण वहाँ का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो जीवित कोशिकाओं को भी मारने लग जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल अर्थात कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रांसपोर्टेशन यूनिट बोलते हैं। मतलब हमारे कोशिका में जो एनर्जी बढ़ रहा है, जो प्रोटीन्स बढ़ रहे हैं, उसको सभी भागों तक किसके माध्यम से पहुँचाते हैं? गोल्जी बॉडी के द्वारा पहुँचाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, है ना। जो आपका एनर्जी बनता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निर्माण के लिए क्रेब्स साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलता है जी? क्रेब्स साइकिल चलता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में क्रोमैटिन होता है? गोल्जिका में, राइबोसोम में, केंद्रक में, राजधानी में? बताइए जी। इसमें आपको बताना है कौन से कोशिकांग में क्रोमैटिन होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले गोल्जिका है। गोल्जिका या इसी को गोल्जी बॉडी, इसी को गोल्जी बॉडी या इसी को गोल्जी शरीर के नाम से भी जानते हैं। बॉडी को शरीर बोलते हैं। तो गोल्जिका या गोल्जी बॉडी ये होता क्या है? ये आपका कोशिका का ट्रांसपोर्टेशन यूनिट होता है। कोशिका का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जो आपका यूनिट होता है, मतलब हिंदी में देखेंगे तो परिवहन यूनिट। ये कोशिका का परिवहन यूनिट होता है। मतलब कोशिका में जो ऊर्जा बढ़ रहा है, कोशिका में जो आपका प्रोटीन वगैरह बढ़ रहा है, उसको सर्कुलेट करने का काम कौन करती है? तो आपका गोल्जी बॉडी या आपका गोल्जिका, इसलिए से क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रांसपोर्टेशन यूनिट बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? इसको राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। यहाँ आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। केंद्रक को क्या बोलते हैं? आपको इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, इसको ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसे कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क के नाम से इसको जाना जाता है जी, याद रखिएगा। अब उसके बाद राजधानी को क्या बोलते हैं? राजधानी को बोलते हैं आपका वैक्यूल, है ना, इंग्लिश से वैक्यूल। ये क्या करती है? ये आपका कोशिका के अंदर, ये कोशिका के अंदर राजधानी क्या करती है? कोशिका के अंदर जो आपका वाटर पाया जाता है, वाटर है ना, कोशिका के अंदर जो वाटर पाया जाता है उसको क्या करती है? उसको संतुलन बनाकर रखती है, बनाकर रखती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वैक्यूल अर्थात राजधानी। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? जो वाटर पाया जाता है उसका संतुलन बनाकर रखती है कौन? आपका राजधानी वैक्यूल। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस कोशिकांग में क्रोमैटिन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका, याद रखिएगा, केंद्रक, है ना। केंद्रक के अंदर क्या होता है? आपका क्रोमैटिन होता है। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट बाउन के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखो, केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था? मैं लिख दे रहा हूँ, केंद्रक की खोज, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। और इसी केंद्रक को किस नाम से जानते हैं? आपका ब्रेन ऑफ सेल। इसी केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यही केंद्रक डिसाइड करती है कि एक कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग काम करेगी, कब काम करेगी, कहाँ काम करेगी। इन सब का निर्धारण कौन करती है? केंद्रक करती है। इसीलिए केंद्रक को क्या करते हैं? केंद्रक को आपका ब्रेन ऑफ सेल अर्थात कोशिका का मस्तिष्क के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? आपका क्रोमेटिन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी क्रोमेटिन से जो क्रोमेटिन जो पाया जाता है केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन पाया जाता है, इसकी संरचना धागेनुमा होती है, जिसकी संरचना धागेनुमा होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी क्रोमेटिन से आगे चलकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। ध्यान रखना, इसी क्रोमेटिन से आगे चलकर किसका निर्माण होता है? आपका गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र का क्या होता है? निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गुणसूत्र का निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एक क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका केंद्रक में क्या पाया जाता है? आपका क्रोमेटिन, है ना। तो जो क्रोमेटिन होता है, ये किसका बना होता है? तो क्रोमेटिन डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। जो आपका क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन इधर लिख रहा हूँ, क्रोमेटिन ये आपका डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, बना होता है जी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पास मैंने एक चीज़ लिखा है कि क्रोमेटिन से ही आगे चलकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी अगर आपसे पूछेगा तो कितना होता है? हमारे शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। अगर जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ा, है ना, ये संख्या टोटल 46 होता है। लेकिन अगर मैं जोड़ा की बात करता हूँ तो कितना जोड़ा जो आपका? 23 जोड़ा। एक जोड़ा में आपका 2 गुणसूत्र है, तो 23 जोड़ा में 46 गुणसूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें से आपका जो 44 गुणसूत्र होगा, 44 गुणसूत्र हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करता है, शरीर का निर्माण करता है। जबकि 2 गुणसूत्र होता है ना, ये सेक्स को डिसाइड करता है, अर्थात लिंग का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? लिंग का निर्धारण करता है। सभी चीज़ों को आप लोग को मैंने पूरा बता दिया। चलो वापस एक बार देखिए क्या 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 चीज़ें मैंने आप लोग को बताई। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में क्रोमैटिन होता है? गोल्गी काया में, राइबोसोम में, केंद्रक में, राजधानी में? इसका सही आंसर केंद्रक हो जाएगा। फिर केंद्रक के बारे में बताया, केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसी केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है, जो कि धागानुमा संरचना होता है, और यही क्रोमैटिन आगे चलकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। और क्रोमैटिन जो होता है वो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने बताया कि आपको जो गुणसूत्र की संख्या मनुष्य में कितना होता है? 46 से 46, जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अगर जोड़ा की बात करते हो तो 23 जोड़ा में पाया जाता है, जिसमें से 44 बॉडी का निर्माण करेगा और 2 गुणसूत्र सेक्स को डिसाइड करता है, लिंग का निर्धारण करता है। गोल्गी बॉडी को क्या किस नाम से जानते हैं? ट्रांसपोर्टेशन यूनिट ऑफ सेल, अर्थात कोशिका का परिवहन यूनिट के नाम से जानते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राजधानी को किस नाम से जानते हैं? राजधानी को इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। और एक कोशिका के अंदर जो वाटर पाया जाता है उसको उसका संतुलन बनाकर रखता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका केंद्रक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की जीवित सामग्री को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यह किससे बना होता है? केवल साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से, केवल न्यूक्लियोप्लाज्म से, या साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और अन्य ऑर्गेनेल से? बताइए, कोशिका की जीवित सामग्री को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, यह इससे बना होता है, किससे बना होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और अन्य ऑर्गेनल से, ठीक है। अब चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कोशिका की जीवित सामग्री को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यह किससे बना होता है? तो देखो, साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं जिसको? कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं आपका केंद्रक द्रव्य, है ना, केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अन्य ऑर्गेनल, तो इन सब से मिलकर किसका निर्माण होता है? आपका किसका जी? आपका प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य किस नाम से जानते हैं? इसको जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे देखो, ये आपका एक सेल हो गया, ये आपका एक कोशिका हो गया, ठीक है। ये आपका एक कोशिका हो गया जी। अब कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? ये कोशिका हो गया, तो कोशिका के अंदर पाया जाता है ऐसे वाटर, ठीक है। इसी के अंदर जो आपका जल पाया जाता है, जल। तो कोशिका के अंदर जो पाया जाने वाला जल है, वाटर, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और एक कोशिका द्रव्य किसका बना होता है? आपका कोशिका द्रव्य प्रोटीन, है ना, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका वाटर, इन सब से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? इसी कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। यहाँ पास केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रक के अंदर भी तो अपना लिक्विड पाया जाएगा, है ना। यहाँ भी अपना देखो, इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। केंद्रक के अंदर भी तो अपना ऐसा लिक्विड पाया जाता है, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। अब इन सभी को मिलाकर, और इसके अंदर जितने जो ऑर्गेनल पाए जाते हैं, ऑर्गेनल की बात करते हैं तो जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पास पाया जा रहा है आपका, ये आपका गोल्गी बॉडी हो गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और उसके बाद ये आपका लाइसोसोम हो गया, मतलब जितने भी कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनल पाए जाएंगे, ठीक है। और आपका कोशिका द्रव्य और आपका केंद्रक द्रव्य, सबको मिलाकर क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लाज्म, अर्थात जीव द्रव्य बोलते हैं। सबको क्या बोलते हैं? आपका जीव द्रव्य, ठीक है। तो जो जीव द्रव्य होगा, जो जीव द्रव्य होता है, ये आपका कोशिका द्रव्य प्लस आपका केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य प्लस आपका जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, ठीक है। कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन सबका समूह होता है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कोशिका की जीवित सामग्री को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यह किससे बना होता है? तो ये बना होता है साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य से, न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव्य से, और अन्य ऑर्गेनल से, जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने कोशिका के बारे में आप लोग को बताया था कि कोशिका जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है।
कोशिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने बताया आपका 1839 में स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दिया था और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक और जो साइंटिस्ट आए थे रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने एक कोटेशन दिया था, एक कथन कहा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। सभी बातों को आप लोग को ध्यान रखना है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं, कोशिका का केंद्र न्यूक्लियस को बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन यूनिट गोल्जी बॉडी को बोलते हैं। ठीक है, और आपका ध्यान रखना आत्महत्या की थैली इस किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर फोर्थ ऑप्शन। पाचन के बाद प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, छोटी गोलिका, अमीनो अम्ल और स्टार्च। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। क्वेश्चन है आपका पाचन के बाद प्रोटीन किस में है ना, यहाँ पास किस में है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, छोटी गोलिका में, अमीनो अम्ल में या स्टार्च में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका अमीनो अम्ल हो जाएगा। क्या होगा आपका अमीनो अम्ल। ठीक है, चलो अब प्रोटीन के बारे में कुछ कुछ आप लोग को बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे पूछेगा जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, जे बर्जीलियस। ठीक है, जे बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट के द्वारा प्रोटीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये प्रोटीन करता है क्या, प्रोटीन हमारे बॉडी में मसल्स का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन क्या करता है, मसल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मसल्स का फॉर्मेशन, जिसको आपका हिंदी में क्या कहते हैं, मसल्स को मांसपेशी, है ना, मांसपेशी का निर्माण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तभी तो जो जिम वगैरह जाते हैं, मसल्स को ग्रोथ करना होता है तो बोलते हैं ना प्रोटीन का सोर्स खाइए, सोयाबीन खाइए, दाल खाइए, एग खाइए, मांस वगैरह खाइए, ऐसा बोला जाता है। तो प्रोटीन क्या करता है, ये मसल्स का फॉर्मेशन करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है। ठीक है, और जो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो आपका 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। कितने प्रकार के, 20 प्रकार के। ठीक है जी, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से हमारे बॉडी में प्रोटीन का निर्माण होता है, ध्यान रखना। तो कल के डेट में आपसे पूछेगा कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है, आपसे पूछेगा प्रोटीन किसका बहुलक होता है, किसका पॉलीमर होता है, प्रोटीन किसका बहुलक होता है। तो आपको याद रखना है किसका, अमीनो एसिड का। किसका जी, आपका अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो अम्ल का क्या होता है, बहुलक है। किस सब अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो प्रोटीन शब्द का पहला प्रयोग जे बर्जीलियस जी ने किया था। प्रोटीन मसल्स का फॉर्मेशन करता है ना, मसल्स अर्थात मांसपेशी हो जाएगा। और ये जो आपका प्रोटीन है, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। और प्रोटीन किसका बहुलक होता है, तो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अब जानते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमारे ब्लड में, हमारे खून में, हमारे रक्त में कौन सा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, है ना, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, हमारे हड्डी में पाया जाता है जी आपका ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे मांसपेशी में, मसल्स में, हमारे मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन। एक्टिन प्लस मायोसिन प्लस आपका मायोग्लोबिन, ये सब प्रोटीन किस पे पाए जाते हैं, हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है, जब आपको दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछेगा दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो लैक्टोज, है ना, लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जानवरों के सिंग में, है ना, जानवरों के खुर मतलब पैर का निचला हिस्सा, जानवरों के सिंग में, खुर में और उसके बालों में किरेटिन, है ना, सिंग में, खुर में और बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, किरेटिन, यहाँ लिख रहा हूँ किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो अमीनो अम्ल में, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, ऐसा रासायनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है, ऐसा रासायनिक अणु जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 इसके अनुपात में होता है, इसके रेशियो में होता है, तब उसे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और स्टार्च किस में आता है, स्टार्च भी आपको एक कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आता है। स्टार्च किस में आता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आ जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका अमीनो अम्ल हो जाएगा। क्या क्या पढ़ा है, एक बार वापस से सुनिए।
प्रोटीन शब्द का पहला प्रयोग जे बर्जिलियस नामक साइंटिस्ट ने किया। प्रोटीन मसल्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद मैंने बताया प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। और प्रोटीन किसका बहुलक होता है, तो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, हड्डी में ओसिन, मसल्स में एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन, दूध में कैसिन, और जानवरों के सींग में, खुर में, बालों में किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। और दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आपको लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा ऐसा रासायनिक अणु जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 के रेशियो में होता है, वही कहलाता है आपका क्या, वही कहलाता है जी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है। जो हम लोग जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है, माल्टोज के रूप में, शर्करा के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, या स्टार्च के रूप में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का अगर हम लोग सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में जी, आपका ग्लाइकोजन के रूप में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जिन्होंने आपका ग्लाइकोजन लिखा है सबका आंसर सही है। ठीक है। चलिए अब मैं आप लोग को कुछ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसा रासायनिक अणु है ना, कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाएगा, तो ऐसा रासायनिक अणु जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन इसका रेशियो 1:2:1 इसके अनुपात में होता है, इसके रेशियो में होता है। इसे बोलेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। जैसे कि देख लीजिए C6H12O6 है ना। यहाँ देखिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:2:1 है ना। 6 × 6 6 2 12, 6 × 6 तो 1:2:1 के रेशियो में है। ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट में ही आता है। ठीक है। अब ये जो बेसिकली देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट आपको 3 प्रकार के होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये आपको 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। सबसे पहला आपका मोनोसेकेराइड, पहला मोनोसेकेराइड हो जाएगा। ठीक है, मोनोसेकेराइड। दूसरा डाइसेकेराइड हो जाएगा। और तीसरा आपका पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और आपका पॉलीसेकेराइड। सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, जो आपका मोनोसेकेराइड होता है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब मोनोसेकेराइड में कौन कौन सा आता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, यही सबसे क्वेश्चन आएगा। ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज के बाद आपका गैलेक्टोज हो जाएगा। ठीक है, गैलेक्टोज। उसके बाद आपको हो जाएगा फ्रक्टोज। ये सब किस में आते हैं, मोनोसेकेराइड में आते हैं, जो कि सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। डाइसेकेराइड में क्या होगा, जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे तब डाइसेकेराइड बनेगा। जैसे कि देखते हैं सुक्रोज कैसे बनेगा, जब आप ग्लूकोज के साथ जब आप फ्रक्टोज को मिला दिए तब सुक्रोज बनता है। ठीक है। दूसरा सुक्रोज के बाद याद रखना है आप लोग को, पहला सुक्रोज हो गया। दूसरा देखो डाइसेकेराइड, जब 2 आपका मोनोसेकेराइड को हमने आपस में मिलाया तब डाइसेकेराइड बना। जैसे कि बात किया सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाने से बना। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लैक्टोज किसको मिलाने से बनेगा, जब आप ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज को मिलाओगे, गैलेक्टोज को मिलाओगे तब लैक्टोज बनेगा। उसके बाद सुक्रोज, लैक्टोज और आपका माल्टोज। ठीक है, माल्टोज कैसे बनेगा, जब आप दो ग्लूकोज को आपस में मिला दोगे तब किसका निर्माण होता है, आपका माल्टोज का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, डाइसेकेराइड। ये सब कार्बोहाइड्रेट के नाम है। जैसे पूछ लेगा कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बताओगे मोनोसेकेराइड है। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो आपका डाइसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड में कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं, पॉलीसेकेराइड में आता है स्टार्च के बाद आपको ग्लाइकोजन के बाद आपका सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, उसके बाद आता है जो आपका सेल्यूलोज। ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और आपका सेल्यूलोज हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, किस रूप में, आपको ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते ही आपको याद रखना है ना। इसका सही आंसर आपको ग्लाइकोजन। बाकी माल्टोज के बारे में बता दिया, स्टार्च के बारे में बता दिया। स्टार्च भी किस में आता है, स्टार्च भी आपका पॉलीसेकेराइड में आएगा। पॉलीसेकेराइड किसे कहेंगे, जब बहुत सारे आपका कार्बोहाइड्रेट आपस में मिल जाते हैं, या जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे तब पॉलीसेकेराइड बनेगा। ठीक है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट आपका मोनोसेकेराइड। फिर जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे तब डाइसेकेराइड बनेगा, है ना। उसके बाद तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, पॉलीसेकेराइड का निर्माण कैसे होगा, जब बहुत सारे आपका मोनोसेकेराइड आपस में मिल जाएंगे, है ना, तब किसका निर्माण होता है, आपका पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है जो। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम माल्टोज में ग्लूकोज के रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है, यूरिएज, इन्वर्टेज, डायस्टेज या माल्टेज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा एंजाइम है
वो माल्टोज में ग्लूकोज के रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है। इसका सही आंसर आपका माल्टेज, ठीक है। माल्टेज का ग्लूकोज में रूपांतरण माल्टेज एंजाइम के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। माल्टेज का ग्लूकोज में रूपांतरण माल्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आप लोग को बताया था आपका ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में। ग्लूकोज किस में आता है आपका, मोनोसेक्राइड में आता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड में भी मैंने बताया था आपका कैसे याद करोगे मोनोसेक्राइड का, G²F, जी से आपका एक जी से आपका ग्लूकोज है ना, उसके बाद एक जी से आपका गैलेक्टोज और एफ से क्या होगा आपका फ्रक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड में आते हैं। डाइसेक्राइड मैंने बताया था आप लोग को, एक तो सुक्रोज बताया था, सुक्रोज के बाद मैंने बताया आप लोग को माल्टोज के बाद मैंने बताया आप लोग को गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और आपका फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और ये होगा आपका लैक्टोज, ये आपका किस में आता है, जो आपका डाइसेक्राइड में। पॉलीसेक्राइड में मैंने बताया था स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च प्लस आपका ग्लाइकोजन के बाद आपका तीसरा होगा आपका सेल्यूलोज, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया था। अब यहाँ एक नया टर्म आया, देखो यहाँ एक नया टर्म आया आपका एंजाइम, यहाँ एक नया टर्म आया जब आपका एंजाइम। आखिर एंजाइम किसे कहा जाएगा, तो एंजाइम क्या करता है, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है। याद रखना एंजाइम क्या करता है, एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या तो घटा देता है, ठीक है। और ये अपरिवर्तित हो जाता है, मतलब स्वयं अपरिवर्तित रहेगा लेकिन अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाएगा या तो क्या कर देता है आपको घटा देता है। मतलब रिएक्शन को एक्टिव कौन करता है, एंजाइम करता है। एंजाइम रिएक्शन को एक्टिव करता है, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि पाचन अभिक्रिया के लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। एंजाइम मतलब वो क्या कर रहा है, पाचन अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दे रहा है या तो घटा दे रहा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। आगे सबको समझ में, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका माल्टेज हो जाएगा। आगे बात करते हैं एंजाइमों के संबंध में सही कथन की पहचान करें। अभी जस्ट बताया था एंजाइम क्या करता है, अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है या स्वयं अपरिवर्तित रहता है। तो एंजाइम विशिष्ट जैविक उत्प्रेरक है जिन्हें विषाक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, एंजाइम आमतौर पर विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं जो अपनी क्रिया में बहुत विशिष्ट होते हैं। तीसरा, एंजाइम विशिष्ट जैविक उत्प्रेरक है जो सामान्य रूप से बहुत उच्च तापमान पर कार्य कर सकते हैं। चौथा, एंजाइम विशिष्ट जैविक उत्प्रेरक होते हैं जिसके पास अच्छी तरह से परिभाषित सक्रिय साइटें होती हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो एंजाइम के संबंध में सही कथन, यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करना है। पहले ध्यान रखना आप लोग को एंजाइम के बारे में। एंजाइम होता क्या है, एंजाइम एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। एंजाइम एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है। उत्प्रेरक क्या करता है, ये जो आपका अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है, ठीक है, या तो क्या कर देता है, घटा देता है, ठीक है, घटा देता है और स्वयं अपरिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो पहले देखो एंजाइम विशिष्ट जैविक उत्प्रेरक है जिन्हें विषाक्त नहीं किया जा सकता, तो ये तो आपका गलत है। पहला यहाँ पास क्या बोल रहा है, जिन्हें विषाक्त नहीं किया जा सकता बोला जा रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, एंजाइम आमतौर पर विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक नहीं होते हैं जी। तीसरा, एंजाइम विशिष्ट जैविक उत्प्रेरक है जो सामान्य रूप से बहुत उच्च तापमान पर कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपका बहुत यहाँ पर टेम्परेचर आपका 1000 केल्विन पर कार्य कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, जो कि ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए आप, चौथा देखिए, एंजाइम विशिष्ट जैविक उत्प्रेरक होते हैं जिसके पास अच्छी तरह से परिभाषित सक्रिय साइटें होती है, तो ये चौथा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको सही कथन की पहचान करना था, तो चौथा आपका बिल्कुल सही है। याद रखना एंजाइम आपका विशिष्ट जैविक उत्प्रेरक होते हैं जिसके पास अच्छी तरह से परिभाषित सक्रिय साइटें होती हैं, और जो एंजाइम होती है ना वो आपका अभिक्रिया को सक्रिय करते हैं, अभिक्रिया को एक्टिव करते हैं, ये आपको याद रखना है। और याद रखना जो आपका जनरली जो एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, आपका प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम जनरली क्या होता है, आपका प्रोटीन्स होते हैं। और एंजाइमों का सिक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। ध्यान रखना नॉर्मली देखा जाए तो जितने जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब आपका प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और एंजाइमों का सिक्रेशन किन के द्वारा किया जाता है, आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि, है ना, बाह्यस्रावी ग्रंथि। एंजाइमों का सिक्रेशन स्त्रावन बाह्यस्रावी ग्रंथि जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं उसके द्वारा किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं, आरएनए डीएनए से अलग होता है क्योंकि आरएनए में होता है राइबोज शर्करा और थाइमिन, राइबोज शर्करा और यूरेसिल, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और थाइमिन, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा और यूरेसिल। चलिए देखते हैं आरएनए डीएनए से अलग होता है क्योंकि आरएनए में होता है। चलिए पहले तो आरएनए डीएनए क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आरएनए डीएनए क्या होता है, देखिए ये एक सेल हो गया, समझिएगा, ये आपका एक कोशिका है, ठीक है, ये आपका एक कोशिका हो गया, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसी केंद्रक के अंदर आपका क्या पाया जाता है, आपका डीएनए आरएनए, इसी के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है केंद्रक के अंदर। अगर डीएनए की फुल फॉर्म की बात करता हूँ, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका डीएनए का फुल फॉर्म होता है। आरएनए का फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो क्या होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है जी आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका आरएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए आरएनए डीएनए से अलग है क्योंकि आरएनए में होता है बोला जा रहा है राइबोस शर्करा और थाइमिन, राइबोस शर्करा और यूरेसिल, डीऑक्सी राइबोस शर्करा और थाइमिन और डीऑक्सी राइबोस शर्करा और यूरेसिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, राइबोस शर्करा और आपका यूरेसिल। ठीक है, फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया। अब देखो डीएनए में क्या होता है आपका 4 नाइट्रोजिनस क्या पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस क्षार को क्या बोलते हैं, बेस पाए जाते हैं। अभी 4 नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन सा याद रखना आपका, एडेनिन है ना, पहला आपका एडेनिन हो जाएगा, दूसरा ग्वानिन हो जाएगा ग्वानिन, तीसरा आपका साइटोनिन हो जाएगा साइटोनिन, और चौथा आपका थियामिन। देखो ये मैंने बताया डीएनए में ये चारों नाइट्रोजिनस बेस पाया जाएगा, एडेनिन, उसके बाद ग्वानिन, साइटोसिन और उसके बाद थियामिन या थाइमिन, है ना, थियामिन या थाइमिन। मैंने बोला कि डीएनए में ये 4 नाइट्रोजिनस बेस पाया जाएगा, कौन कौन सा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन और आपका थाइमिन या थियामिन। अब देखो ये तो डीएनए में पाया जा रहा है, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजिनस क्षार है। उसी प्रकार आरएनए में कौन कौन सा आपका नाइट्रोजिनस क्षार पाया जाएगा, तो याद रखना आपका एडेनिन आरएनए में पाया जाता है, ग्वानिन भी किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाएगा। ठीक है, साइटोनिन भी किस में पाया जाता है आपका, आरएनए में। बस आपका थियामिन या थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, बाकी सब सेम रहता है, क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो देखो ऑप्शन में देखिए आपका राइबोस शर्करा और यूरेसिल, इन सबको राइबोस शर्करा बोला जा रहा है ना, और क्या ये आपका एक यूरेसिल हो जाएगा। तो आरएनए डीएनए से अलग है क्योंकि आरएनए में क्या होता है, राइबोस शर्करा और यूरेसिल होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या होता है जी आपका, राइबोस शर्करा और आपका यूरेसिल होता है। ठीक है, सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आरएनए डीएनए से अलग है क्योंकि आरएनए में क्या होता है, राइबोस शर्करा और यूरेसिल होता है। बाकी मैंने बता दिया डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन, थियामिन या थाइमिन, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन, बस उसकी जगह थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। किसका संचालन डीएनए की द्विकुंडली संरचना का कारण है, वांडर वाल्स बल, द्विध्रुवी अन्योन्य क्रिया और हाइड्रोजन बंधन और स्थिर विद्युत आकर्षण। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। किसका संचालन डीएनए की द्विकुंडली संरचना का कारण है, वांडर वाल्स बल, द्विध्रुवी अन्योन्य क्रिया और हाइड्रोजन बंधन और स्थिर विद्युत आकर्षण। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक डीएनए में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, जो प्रत्येक डीएनए की बात करता हूँ ना, प्रत्येक डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या होती है जो आपका संरचना होती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। प्रत्येक आपका डीएनए में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और जो आपका क्या होता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रत्येक डीएनए में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में क्या होते हैं, जो आपको जुड़े होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। बाकी मैंने बताया था आपका डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस आपका क्षार पाया जाता है, कौन कौन सा, एडेनिन, ग्वानिन, उसके बाद आपका साइटोनिन, उसके बाद आपका थियामिन, है ना, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन और थियामिन। और आपका आरएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन, थियामिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, और इन सब के बस अब देखो आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इन सब के बीच में कौन कौन सा आपका बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये सब आपको बताना है। कि आपका एडेनिन और आपका थाइमिन, इनके बीच में हाइड्रोजन का कौन सा बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोनिन के बीच में हाइड्रोजन का कौन सा बॉन्ड होता है। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हाइड्रोजन बंधन। तो क्वेश्चन था किसका संचालन डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का कारण है, इसका सही आंसर हाइड्रोजन बंधन। प्रत्येक डीएनए में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये आपने देखा होगा डीएनए का संरचना इस प्रकार से दिखता है जी, आपने देखा भी होगा। ठीक है, डीएनए आपका इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, और जो प्रत्येक जो आपका न्यूक्लियोटाइड है ना, वो आपका हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं।
आगे बात करते हैं। चलिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है एस्प्रिन एवं पैरासीटामोल स्वापक पीड़ाहारी अर्थात नारकोटिक एनेल्जेसिक वर्ग के हैं। कथन दो है मॉर्फिन एवं हेरोइन अस्वापक पीड़ाहारी अर्थात नॉन नार्कोटिक एनेल्जेसिक वर्ग के हैं। उपयुक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। पहला, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। दूसरा, दोनों कथन एक और कथन दो सही है। तीसरा, दोनों कथन एक एवं कथन दो गलत है। और चौथा, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। बताइए, आपको बताना है, आपको दोनों कथनों को पढ़ना है और ऑप्शंस को पढ़कर आपको सही कथन का पहचान करना है। ठीक है, सही आंसर का पहचान करना है। देखो, पहला है एस्प्रिन एवं पैरासीटामोल स्वापक पीड़ाहारी अर्थात नार्कोटिक एनेल्जेसिक वर्ग के हैं। और कथन दो, मॉर्फिन एवं हेरोइन अस्वापक पीड़ाहारी अर्थात नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग के हैं। उपयुक्त कथनों में से नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर दीजिए। देखो, पहला देखो, एस्प्रिन एवं पैरासीटामोल ये स्वापक पीड़ाहारी बोल रहा है। एक्चुअल में ये आपका स्वापक पीड़ाहारी में नहीं आता, ये किस में आता है? अस्वापक। ये आपका अस्वापक पीड़ाहारी के अंतर्गत आता है। अस्वापक पीड़ाहारी के अंतर्गत आएगा, मतलब ये आपका नॉन नार्कोटिक एनेल्जेसिक वर्ग में आते हैं। कौन सा? आपका एस्प्रिन और आपका पैरासीटामोल। जबकि आपका मॉर्फिन एवं जो हेरोइन होता है ना, ये किस में आता है? ये आता है आपका स्वापक में। किस में आता है? आपका स्वापक पीड़ाहारी में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, स्वापक पीड़ाहारी में आता है। स्वापक पीड़ाहारी मतलब आपका नार्कोटिक एनेल्जेसिक वर्ग में आएगा। ये मॉर्फिन और हेरोइन ये आपका स्वापक में आता है, जबकि आपका एस्प्रिन एवं पैरासीटामोल ये आपका किस में आएगा? आपका ये आपका अस्वापक में आएगा। जबकि यहाँ पर दोनों अलग अलग कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, इसलिए आपका कथन दोनों कथन आपका क्या गलत है ना। दोनों कथन एक और कथन दो क्या है आपका गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोनों कथन क्या होगा जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से पादप के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? तने, फूल, जड़े, तने, पत्तियां, फूल, जड़े, तने, पत्तियां और फूल, पत्तियां और जड़े। बताइए, आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आपको बताना है? ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर कि पादप के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? तने, फूल और जड़े, तने, पत्तियां, फूल, जड़े, तने, पत्तियां, फूल, पत्तियां और जड़े। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जड़े, तने और पत्तियां, है ना। जड़े, तने और पत्ते। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। कायिक प्रवर्धन मीन्स होता है काया में वृद्धि होना, पौधे के काया में वृद्धि होना, वही क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। काया मतलब एक प्रकार से शरीर, तो पौधे के शरीर में काया में वृद्धि होना वही क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो पादप के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? तो जड़े, तने और पत्तियां, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो कायिक प्रवर्धन होता है बागवानी और कृषि के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, और कायिक प्रवर्धन की अगर मैं कृत्रिम विधियां की बात करता हूँ, कायिक प्रवर्धन की मैं कृत्रिम विधियां की बात करता हूँ, तो याद रखना कटिंग, ग्राफ्टिंग, है ना। कटिंग हो जाएगा, कटिंग के बाद आपका ग्राफ्टिंग हो जाएगा, ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये सब क्या है आपका? ये सब आपका कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियां है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कटिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग भी हो जाएगा। और एक होता है आपका लेयरिंग भी हो जाएगा। ये सब ना आपका कायिक प्रवर्धन के कृत्रिम तरीके हैं, कृत्रिम विधियां हैं, ये आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से पादप के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? इसका सही आंसर जड़े, तने और पत्तियां, मतलब ये काया के प्रवर्धन में, उसके विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, जड़ों में भी विकास होता है, तनों में भी विकास होता है, पत्तियों में भी विकास होता है। ठीक है, पत्तियों में तो क्या होता है आपका? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा। जब तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा तब तक भोजन का निर्माण नहीं होगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे वृद्धि कैसे करेंगे? तो जड़ का भी महत्वपूर्ण योगदान है, तना का भी और आपका पत्तियों का भी है ना। तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर, पिस्टिल, पंखुड़ियाँ या बाह्यदल। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? चलिए देखिए, मैं फूल का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। देखिए, ये मैं एक फूल का स्ट्रक्चर बना दिया, ये ठीक है, फूल का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ जी। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से आपको समझना है ना। अभी पूरा सबका नॉमेनक्लेचर करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखो, अब इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पेडिकल, इसको पेडिकल के नाम से जानते हैं। एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं डंठल, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? जिसको अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है? इसी के अंदर पाया जाता है आपका बीजांड, जिसको ओव्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसको?
ओव्यूल है ना, इसको ओव्यूल के नाम से जानते हैं, हिंदी में बीजांड के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि अंडाशय के अंदर पाया जाता है, बीजांड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है लंबा सा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको वर्तिका के नाम से जानते हैं, स्टाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वर्तिकाग्र के नाम से इसको जानते हैं, वर्तिकाग्र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो ये है ना, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट, इसको फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट अर्थात इसको हिंदी में पुंकेसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका परागकोश के नाम से जानते हैं, परागकोश, इसको इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर। और इसी परागकोश के अंदर पाउडर नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी परागकोश के अंदर ऐसे पाउडर नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं परागकण। इसको क्या बोलते हैं, परागकण, है ना, इसको परागकण के नाम से जाना जाता है। अब चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा हिस्सा फूल का मादा जनन भाग वाला हिस्सा है और कौन सा नर जनन भाग वाला हिस्सा है। ठीक है, तो अगर मैं फूल के मादा जनन भाग की बात करता हूँ, अगर मैं फूल के मादा जनन भाग की बात करता हूँ, तो इसमें कौन कौन से भाग आएंगे, देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका अंडाशय, इसमें सबसे पहले आएगा अंडाशय के बाद आएगा वर्तिका के बाद क्या आता है आपका, वर्तिकाग्र, क्या आएगा जी आपका, वर्तिकाग्र हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं नर जनन भाग की बात करता हूँ, नर जनन भाग, फूल का नर जनन भाग, तो देखिए ये आपको दिख रहा है पुंकेसर, और ये परागकोश और परागकण। तो नर जनन भाग में क्या होगा आपका, पुंकेसर के बाद आपका परागकोश के बाद हो जाएगा जो आपका परागकण, क्या होगा, परागकण। सबका इंग्लिश नाम बता दे रहा हूँ। देखिए आपका अंडाशय को ओरी बोलते हैं, वर्तिका को क्या बोलते हैं आपका, देखो स्टाइल, और वर्तिकाग्र को स्टिग्मा बोलते हैं, और पुंकेसर को फिलामेंट बोलते हैं, परागकोश को एंथर, और परागकण को पोलिन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे, कि आपका फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पिस्टिल, पुष्पयोनी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिस्टिल बोलेंगे, पुष्पयोनी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने आपको सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है, तो पिस्टिल पुष्पयोनी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखिए परागण है ना, परागकण, ये देखो परागण, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो परागण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। इसमें पराग का पराग से बीजांड पर स्थानांतरण सम्मिलित होता है। दूसरा, इसमें पराग का पराग से अंडाशय पर स्थानांतरण सम्मिलित होता है। इसमें पराग का पराग से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण सम्मिलित होता है। और चौथा, इसमें पराग का वर्तिकाग्र से पराग पर स्थानांतरण सम्मिलित होता है। बताइए जी, है ना। क्वेश्चन है कि परागण के संदर्भ अर्थात पॉलिनेशन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। इस क्वेश्चन का सही क्या होगा, इसमें पराग का पराग से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण सम्मिलित होता है। तो जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। चलो इसको मैं समझाता हूँ आप लोग को। ठीक है, इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा जी, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने बताया था कि ये क्या है, ये एक फूल का मादा जनन भाग है जिसको ओरी बोलते हैं। ओरी के बाद ये स्टाइल अर्थात वर्तिका हो जाएगा, और ये कहलाता है स्टिग्मा। ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा अर्थात आपका वर्तिकाग्र। ये अंडाशय, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, और यहाँ ये रहता है, इसको बोलते हैं पुंकेसर, है ना। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे पुंकेसर। ये स्ट्रक्चर जो बना है इसको पुंकेसर, और ऊपर का ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं परागकोश, और इसी के अंदर पाउडर नुमा संरचना पाई जाती है जिसको परागकण बोलते हैं। तो परागकणों का है ना, इसके अंदर जो पाउडर नुमा संरचना पाया जाता है ये परागकण कहलाता है। तो परागकणों का जैविक एवं अजैविक घटकों के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को, कहाँ तक पहुंचेगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला परागकणों का जैविक या अजैविक घटकों के माध्यम से। जैविक मतलब जैसे देखो यहाँ पास कोई कीड़ा बैठा हुआ है, तो मैंने बोला जो आपका जो कण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, ये पाउडर नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब कीड़ा यहाँ बैठेगा तो जो पराग कण उसके पैर में चिपकेगा, और जैसे ही वो पैर में चिपकेगा तो फिर उड़ के ऐसे बाहर जाएगा, तो वहाँ जो पराग कण चिपका था जो पाउडर के फॉर्म में था, तो यहाँ स्टिग्मा में आकर गिर जाएगा। तो स्टिग्मा में आकर गिरेगा तो ये स्टिग्मा क्या होता है, मादा जनन भाग होता है, और ये आपका पोलन ग्रेन अर्थात परागकण क्या होता है, नर जनन भाग होता है। तो दोनों यहाँ पर आपस में अगर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका परागण, मतलब आपका परागकणों का, ये परागकण कहलाएगा, परागकणों का
और वर्ती काग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो पॉलिनेशन होता है जैविक और अजैविक दोनों घटकों के माध्यम से होता है। हवा के माध्यम से भी जा सकता है, हवा के माध्यम से भी परागकण है यहाँ से यहाँ स्टिग्मा में जा सकता है, या कोई कीड़े मकोड़े के कारण भी यहाँ से यहाँ जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पराग का पराग से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण सम्मिलित होता है, ये आपको याद रखना चाहिए ना। तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जा रहा है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। मुकुलन, बीजाणु निर्माण। देखो मुकुलन तो है, मुकुलन आपका क्या है, आपका अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन को बडिंग बोलते हैं। बीजाणु निर्माण, ओव्यूल फॉर्मेशन, ये भी आपका अलैंगिक प्रजनन की आपका विधि है। परागण और विखंडन, विखंडन भी है लेकिन परागण जो होता है परागण, ये परागण क्या है, ये आपका अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। ये आपका परागण, परागण के कौन सी विधि आपका लैंगिक जनन, ये आपका लैंगिक जनन की लैंगिक जनन की विधि है। परागण लैंगिक जनन की विधि। अभी जस्ट मैंने बताया था परागण को आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, इसको इंग्लिश में पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था पॉलिनेशन में क्या होता है आपका पराग कणों का, पराग कण को क्या बोलते हैं, पोलिन ग्रैंड। अभी बताया था आप लोग को, जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया था पराग कणों का वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को, पहुंचने की घटना को, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहा जाता है, इसी को बोलते हैं जी क्या आपका परागण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, ठीक है। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, इसका सही आंसर आपका परागण हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पॉलिनेशन। बाकी सभी मुकुलन, बीजाणु निर्माण और विखंडन, मुकुलन को बडिंग बोलते हैं, बीजाणु निर्माण को इंग्लिश में ओव्यूल फॉर्मेशन बोलेंगे, विखंडन, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका अलैंगिक जनन की विधि है, जबकि परागण क्या है, लैंगिक जनन की विधि है। क्योंकि जो आपका परागकण होता है फूल का नर जनन भाग होता है और वर्तिका अगर फूल का मादा जनन भाग होता है, तो यही जब आपका नर जनन भाग मादा जनन भाग से मिलेगा तो ये तो क्या कहलाता है, आपका यही लैंगिक प्रजनन कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन परागण हो जाएगा। पादप में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। पादप अर्थात पेड़ पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए अगर मैं पेड़ पौधों की बात करता हूँ ना, पेड़ पौधों में दो प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो पादपों में दो प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के कौन कौन से हैं, पहला आपका जाइलम और दूसरा क्या होता है, जो आपका फ्लोएम। पहला जाइलम और दूसरा आपका फ्लोएम हो जाएगा। जो जाइलम क्या करता है, ये पौधों में जल का संवहन करता है, जल का सर्कुलेशन करता है। किसका, जल का सर्कुलेशन करता है। जल से जाइलम, जल से आपका जाइलम, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। जल से जाइलम, जल से जल। तो जाइलम ऊतक होता है वो पौधों में जल का संवहन करेगा, जल का परिसंचरण करता है, मतलब जल का सर्कुलेशन करता है, सर्कुलेशन करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, आपको खनिज लवणों का या पोषक तत्वों का, खनिज लवणों का या पोषक तत्वों का क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। खनिज लवणों का या पोषक तत्वों को क्या करता है, जो आपका संचरण करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पादप में जाइलम किसके परिवहन करेगा, तो जल का। किसका जी, आपका जल का परिवहन करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। तो जाइलम जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम है आपका किसका करेगा, आपको पोषक तत्वों का, साथ ही साथ खनिज लवणों का। आगे बात करते हैं, आगे बात, कोशिकाओं की परत जो एंडोडर्मिस और संवहन पुल के मध्य रहती है वह क्या है। अभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है। देखिए कोशिकाओं की परत जो एंडोडर्मिस और संवहन पुल के मध्य रहती है वह क्या है, कार्टेक्स है या मज्जा है या परिरंभ या एक्सोडर्मिस है। इसका सही आंसर क्या होगा, परिरंभ हो जाएगा, ठीक है। परिरंभ, जिसको पेरीसाइकिल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको पेरीसाइकिल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो कोशिकाओं की परत जो एंडोडर्मिस और संवहन पुल के मध्य रहती है वो क्या कहलाता है, परिरंभ अर्थात पेरीसाइकिल, है ना। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, एकदम ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उसको आंसर आपको लगाना है, परिरंभ अर्थात पेरीसाइकिल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है। अभी मैंने बताया था पुष्प का नर प्रजनन भाग क्या होता है, पुष्प का नर प्रजनन भाग क्या क्या होता है, मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। देखो ये मैंने बताया था, जैसे कि ये आपका ओरी अर्थात अंडाशय, अंडाशय से ये निकला,
स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये तीनों आपका मादा जनन भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं अंडाशय। ये अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय के बाद ये वर्तिका स्टाइल, वर्तिका, वर्तिका के बाद ये आपका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र स्टिग्मा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तीनों मादा जनन भाग है। जबकि ये जो मैंने बनाया, ये दोनों साइड मैंने ऐसे बना दिया ये। अब देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर गया है, मैं इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको फिलामेंट, तंतु बोलते हैं इसको, फिलामेंट है ना, फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं इसको, तंतु के नाम से जानते हैं, तंतु के नाम से जानते हैं पुंकेसर। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलते हैं आपका पराग कोश, क्या बोलते हैं जिसको पराग कोश के नाम से जानते हैं, पराग कोश, ठीक है। और इसके अंदर पाउडर नुमा जो संरचना पाई जाती है, पाउडर नुमा संरचना, इसको क्या बोलते हैं परागकण, क्या बोलते हैं परागकण, परागकण, इसको पोलन ग्रेन बोलेंगे, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। ये तीनों क्या है, फूल का नर जनन भाग है और ये तीनों फूल का मादा जनन भाग है। तो क्वेश्चन है कौन सा पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है। परागकण तो है, परागकोश भी है, तंतु अर्थात फिलामेंट, ये जो दिख रहा है ना इसी को बोलते हैं तंतु या फिलामेंट बोलते हैं, ये भी है। तो वर्तिका ये आपका किसका है, मादा जनन भाग का हिस्सा है। फूल के मादा जनन भाग का हिस्सा कौन सा, आपका वर्तिका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, नारियल की भूसी कौन सी ऊतक की बनी होती है, कॉलेन काइमा, जाइलम, स्क्लेरेन काइमा या पैरन काइमा। बताइए नारियल की भूसी कौन सी ऊतक की बनी होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, स्क्लेरेन काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन काइमा ऊतक नारियल का छिलका बनाता है और ये एक आपका चीर स्थायी ऊतक होता है और इन कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म की कमी होती है और ये आमतौर पर क्या होती है, आपका मृत होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो नारियल की भूसी कौन सी ऊतक की बनी होती है, तो स्क्लेरेन काइमा ऊतक की बनी होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, पश्चिम मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर करना है कि कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। चलो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका प्रमस्तिष्क हो जाएगा, जिसको आपका हिंदी में किस नाम से जानते हैं, सेरेब्रम, इसको सेरेब्रम, इसको सेरेब्रम, सेरेब्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला हिस्सा है ना। और ये मस्तिष्क का बड़ा और बाहरी भाग है। ये पढ़ने, सोचने, सीखने, बोलने और मांसपेशियों के नियंत्रण में क्या करता है, मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं हमारे मस्तिष्क अर्थात ब्रेन के भाग की बात करता हूँ तो इसके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा क्या होता है जी आपका पश्चिम मस्तिष्क, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो प्रमस्तिष्क ध्यान रखना है ना। इसको सेरेब्रम के नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा जल्दी करूंगा जी, है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, एपोक्राइन श्वेत ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि या एब्नर की ग्रंथि। देखिए ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि एक नलिकानुमा संरचना होता है जहाँ से क्या होता है, एंजाइम या हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ग्रंथि क्या होता है, आपका एक नलिकानुमा संरचना होता है जहाँ से एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पिनियल का ग्रंथि, ठीक है। पिनियल का ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन अर्थात हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, ध्यान रखना। और इसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिलीमीटर होती है। लंबाई की बात करता हूँ तो लगभग 5 से 8 मिलीमीटर होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। और ये जो आपका पिनियल का ग्रंथि है ये सीरेटोनिन और मिलेटोनिन नामक हार्मोन का क्या करती है, स्त्रावन करती है। सीरेटोनिन, ये आपका सीरेटोनिन और आपका मिलेटोनिन, सीरेटोनिन और मिलेटोनिन नामक हार्मोन का, सीरेटोनिन और मिलेटोनिन नामक हार्मोन का क्या करती है, स्त्रावन करती है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सही आंसर आपका पिनियल का है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो बताओगे यकृत ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछेगा तब उस केस में आप क्या बताओगे, आपको बताना है यकृत, है ना। कौन सी ग्रंथि, जब आपको यकृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है, मध्य कान में, बाहरी कान में, कर्णपाली में या इनमें से कोई नहीं, बताना है। मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है। अगर हड्डी की बात करते हैं तो हड्डी हमारे शरीर के आधारी संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। हड्डी हमारे शरीर का आधारी संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। और हड्डी हमारे शरीर के संचलन में सहायता प्रदान करता है, हमारे बॉडी को स्पेसिफिक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। तो मैलियस नामक हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है, तो ये कहाँ स्थित होती है, आपका याद रखिएगा, आपका कहाँ होता है जी, आपका ये मध्य कान में। कहाँ जी, मध्य कान में स्थित होती है, ये आपको रखना, मध्य कान, ठीक है। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 से ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है हड्डियां आपस में जुड़ती जाती है, इसलिए वयस्क अवस्था तक आते आते हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, ठीक है। हमारे कान में 3 हड्डी पाई जाता है, याद रखना है,
मैलियस, मैलियस, आई से आपका इनकस, इनकस से आपका, एस से आपका क्या होगा, स्टैपिज, स्टैपिज। देखो एम से आपका मैलियस, आई से इनकस, एस से स्टैपिज, ठीक है। तो स्टैपिज क्या होता है, हमारे कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है, ये सबसे छोटी हड्डी है, ध्यान रखना है। हमारे शरीर के, कान की बात करते हैं, कान में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हड्डी होती है, स्टैपिज हड्डी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो आपका स्टैपिज हड्डी होगा, मतलब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि मैलियस हड्डी, मैलियस हड्डी ये कहाँ स्थित होता है, ये आपका मध्य कान में स्थित होता है, कहाँ होता है आपका, मध्य कान में स्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन स्टैपिज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है, जिसे जांघ की हड्डी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज क्या देखिए आपका, आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, साइटोकाइनिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या आपका एस्ट्रोजन। आपने पढ़ा भी होगा, आयोडीन नमक की कमी से घेंघा नामक रोग होता है ना। और जो आयोडीन नमक है हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है, स्त्रावन होता है, ठीक है। तो आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो आपका थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये आपको याद रखना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन फिर खत्म करते हैं। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। इन्फ्लुएंजा, चलो मैंने आप लोग को तरीका बताया था, वायरस से होने वाली बीमारी को याद करने का तरीका क्या बताया था, ए चाचा, ए चाचा, ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे, खरे गाल पे छापो, ये मैंने आप लोग को बताया था। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ए से आपका एड्स हो जाएगा, चाचा से आपका चेचक हो जाएगा, ई से आपका इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा यही पूछा गया था। और वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद ड से आपका डेंगू हो जाएगा, डेंगू। टो से आपका ट्रैकोमा हो जाएगा, ट्रैकोमा। इसके बाद ख से क्या होगा जी, ख से आपका खसरा हो जाएगा, खसरा। रे से क्या होगा आपका रेबीज हो जाएगा, ठीक है। गा से क्या होगा आपको, गा से गलसुआ हो जाएगा, गलसुआ, गलसुआ हो जाएगा। पे से क्या होगा आपका, पीलिया हो जाएगा, पीलिया। छा से आपका क्या होगा आपका, छोटी माता, छोटी माता। और पो से क्या होगा जी आपका, पो से होगा आपका पोलियो, पो से क्या होगा आपका, पोलियो हो जाएगा। ये सब वायरस से होने वाली बीमारी का नाम को याद करने का तरीका है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, है ना। और वायरस को विषाणु बोलते हैं। तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है, देखो इन्फ्लुएंजा किससे होता है, आपका वायरस से होता है। बैक्टीरिया को से होने वाली बीमारी को याद करने का तरीका मैंने बताया था, पंडित का ट्रिक न्यू है, पंडित का, पंडित का ट्रिक न्यू है, पंडित का ट्रिक न्यू है। प से क्या होगा जी आपका, प्लेग। डी से आपका डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। त से क्या होता है आपका, तपेदिक, त से आपका तपेदिक, ठीक है। का से क्या होगा, काला खांसी, काला खांसी। ट्री से क्या होगा आपका, ट्री से टिटनेस हो जाएगा, ट्री से आपका टिटनेस हो जाएगा। न्यू से क्या होगा, न्यू से आपका निमोनिया, न्यू से आपका निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया। और है से क्या होता है आपका, हैजा, है से आपका हैजा। उसी प्रकार आपका प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारी कौन सा है, पापा काम पर सोते हैं, पापा, पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। तो पापा से क्या होगा आपका, पायरिया, पापा से पायरिया, ठीक है। का से क्या होगा, काला जार, का से काला जार, ठीक है। म से क्या होता है आपका, म से मलेरिया, म से मलेरिया। और प से क्या होगा, प से आपका पेचिस। याद रखना जो पेचिस होता है ये प्रोटोजोआ के कारण भी होता है और साथ ही साथ बैक्टीरिया के कारण भी होता है। पेचिस दोनों कारण होता है ना, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया दोनों के कारण होता है आपका पेचिस, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका विषाणु हो जाएगा। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु को क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, विषाणु को वायरस बोलते हैं, ठीक है। कवक और आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को हिंदी में परजीवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। बेसिल कैलेमेट गुएरिन, बीसीजी किसके लिए एक टीका है, टाइफाइड, तपेदिक, मम्स या प्लेग। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो बेसिल कैलमेटे गुएरिन के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण टीका है, कौन सा एक महत्वपूर्ण टीका है ये आपको मुझे बताना है। किसके लिए, बेसिल कैलमेटे गुएरिन। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, टीबी, तपेदिक, ठीक है, तपेदिक। तो तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस कारण होता है, किस कारण होता है आपका, माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, इसके कारण क्या होता है जी आपका, टीबी होता है, ठीक है। और इसी से आपका निपटने के लिए ये आपका टीका लगाते हैं, बीसीजी का टीका, ठीक है। बीसीजी का टीका आपका तपेदिक के निपटारा के लिए, उसके निपटान के लिए लगाया जाता है। अब चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण रोग है उसके टीके, ठीक है। और जो आपका तपेदिक होता है जनरली हमारे लंग्स को अर्थात हमारे फेफड़े को क्या करता है, प्रभावित करता है। तपेदिक किसको प्रभावित करता है, हमारे लंग्स को अर्थात हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। चलिए चिकन पॉक्स याद करेगा जी, चिकन पॉक्स,
चिकन पॉक्स के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? वेरिसेला टीका। कौन सा? वेरिसेला। चिकन पॉक्स के लिए वेरिसेला टीका, वेरिसेला टीका याद करते चलिए। चिकन पॉक्स, वेरिसेला टीका पहला। दूसरा आपको याद रखना है खसरा और रूबेला, MMR टीका, ठीक है। खसरा, खसरा और रूबेला, खसरा और रूबेला, रूबेला MMR टीका, MMR टीका हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, तीसरा आप लोग को याद रखना है पोलियो, ठीक है। पोलियो के निपटान के लिए पोलियो का टीका लगता है, सभी को पता है, पोलियो टीका। तीसरा आपका पोलियो टीका हो जाएगा। चौथा, चौथा, चौथा और मैं लिख दे रहा हूँ, चौथा आप लोग को लिख दे रहा हूँ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के उपचार के लिए, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी के उपचार के लिए, हेपेटाइटिस बी सेम नाम का, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी सेम नाम का टीका लगाया जाता है। पांचवा एक और आप लोग को याद करना है तपेदिक, तपेदिक है ना, अभी मैंने बताया आपका BCG, तपेदिक, तपेदिक के आपका तपेदिक के उपचार के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है। चिकन पॉक्स के लिए मैंने बता दिया वेरिसेला, खसरा और रूबेला MMR टीका, पोलियो, पोलियो टीका, हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी टीका और तपेदिक के लिए आपका BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आज का ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो निश्चित अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अब हम लोग इवनिंग में, इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको इवनिंग में डाल दूंगा, ठीक है। चलो, आप सभी को पता है साइंस से क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, है ना। NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रयोगशाला परिचालक का होगा, कांस्टेबल का होगा, सबका होगा। तो जो जितने एग्ज़ाम होंगे सब में साइंस से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और इसके बाद की जो वीडियो रहेंगे उसमें मैं छत्तीसगढ़ GS के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगा साइंस के साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर।